Good morning, students. We are going to study of the class 12 physics. और क्लास 12 फिजिक्स में आपको हम आज पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है और इसकी किस तरह से स्टडी की जाती है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखो, और हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। से पहले आपको मैंने चार्ज डिफाइन किया था कि चार्ज क्या होता है, और इसमें हम चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहली प्रॉपर्टीज आपका क्या है, एडिटिव नेचर, ठीक है ना। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मान लो कि कोई एक बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बॉडी है, इस पर यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर क्या है 3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। -1 कूलम का चार्ज है। आप जानते हो चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। तो यदि हमसे कोई पूछ ले कि सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, इस सिस्टम में टोटल चार्जेस कितना है, क्यू नेट कितना है, तो हम क्या करेंगे कि Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, Qn। यदि इस पर n चार्जेस हो तो इस सबको हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। डेफिनेशन कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है बेटा, कि चार्ज को साइन के साथ जोड़ देना। तो ये यहाँ पे यदि 2 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, और प्लस ये -1 कूलम का चार्ज है तो -1 लिखा, ये नेट कितना आ गया 4 कूलम, ठीक है। तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस होता है। यदि सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ आपको ऐड कर लेना है, से टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा, दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा प्रॉपर्टीज आती है, सेकंड प्रॉपर्टीज है आपका, सेकंड प्रॉपर्टीज आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये थोड़ा समझना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे समझे हम इस प्रॉपर्टीज को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छी चीज बताओ आप लोग कि यदि मैं पूछूं कि ये जो मार्कर मैं हाथ में लिया हूं, ये मार्कर आपको देखने में कैसा लग रहा है, रेगुलर लग रहा है, कैसा लग रहा है कि किसी छोटे छोटे चीजों से मिलके बना है, ठीक है ना। तो भाई देखने से तो हमको लग ही रहा है, इस बोर्ड को भी हम देख के तो लग रहा है ना कि प्लेन है, बिल्कुल कहीं भी कोई गैप नहीं है, हर जगह सिमिलर है, ठीक है। बट इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके देखें, या कोई हाईली मैग्नीफाइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, हमें लगेगा ना कि छोटे छोटे एटमों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो एक्चुअली में जैसे ये दीवार सामने की जो दिख रही है, ये दीवार भी क्या है, ये दीवार तो रेगुलर दिख रही है, बट एक्चुअली में इसके अंदर यदि हम देखें, हमारे पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि मिल जाए जिससे हम ये इसके अंदर झांक के देख पाए, ठीक है ना, इसके अंदर झांक के देख पाए इस दीवार के अंदर क्या है, तो हमें लगेगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलों से और एटमों से मिलके बनी है, और सब एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन। इसी से बेटा क्वांटम थ्योरी बनती है, ठीक है ना। इस एटमों और मॉलिक्यूलों की स्टडी ही क्वांटम है, यार ये बात समझ में, ठीक है, ध्यान देना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या किसी बॉडी पर मैं कहूं कि एक बॉडी है, इस बॉडी पर 15 कूलम चार्ज है, 15 कूलम चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है, ये 15 कूलम एक ही चार्ज है, ये किसी छोटे छोटे चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। क्या ये 15 कूलम चार्ज इकट्ठा इस पर है, ठीक है ना, टोटल है, एक ही चार्ज 15 कूलम है, ये छोटे छोटे चार्जेस इस पर जुड़कर ज्वाइंट होकर के 15 कूलम बनाए हैं, ठीक है ना। तो भाई रूल कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कभी भी ये इतना इकट्ठा नहीं हो सकता, ये हमेशा या तो E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा आपका डॉट डॉट, इसी तरह से क्या हो जाएगा NE होगा।
इसका मतलब यदि इस पर 15 कूलम जो चार्ज है वो इन्हीं का सम है, इन्हीं का सम है, ठीक है ना। यही छोटे छोटे जो सबसे छोटा चार्ज है वो ई होता है, सबसे छोटा चार्ज ई होता है, जो चार्ज का इंडिविजुअल डिस्टेंस है वो क्या है, ई, ठीक है ना। तो सबसे छोटा चार्ज ई होता है, माने ई ही एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो ई इक्वल टू होता है कितना, प्लस माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये बात आ रही समझ में। यदि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस में 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। बट प्रोटॉन पे जो चार्ज है बेटा वो प्लस 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये जो ई है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल है। बार बार कहीं हमको ये नंबर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमको इसके सिंबल हमने बना दिया है, ये लिखना बार बार इजी रहेगा। तो ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इस बात को आप समझिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब है जो 15 कूलम चार्ज है एक्चुअली में वो कैसे बना है, तो हमको ये पता है। आप एक ये क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, Q इक्वल टू mE, ठीक है। आपको पता है कि यदि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 1 कूलम चार्ज होने का मतलब 1 कूलम अपॉन हम E करेंगे, तो 1 और E की वैल्यू 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कर देंगे। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 के पावर 19 और अपॉन में 1.6। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 into 10 के पावर 10 के पावर 19 और अपॉन में 1.6। अब 1.6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 into 10 के पावर 19 आ जाएगा। कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है। मतलब किसी बॉडी पर यदि 1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिव है तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुके हैं, और यदि इतना नेगेटिव है तो इतना इलेक्ट्रॉन उस पर कहीं से आ गए हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यदि 2 कूलम है तो इसका मतलब इसके ट्वाइस, 3 कूलम है तो इसका थ्राइस। तो इस तरह से इस पे चार्जेस मौजूद है। मतलब इस नेचर में जो चार्जेस एग्जिस्ट करता है वो सबसे छोटा चार्ज ई एग्जिस्ट करता है। यदि किसी बॉडी पर उससे ज्यादा चार्ज है तो 2e होगा, उससे ज्यादा है तो 3e होगा, और इसी तरह डॉट 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 ne होगा। तो अब इसकी थियरी क्या बोलती है, इसके स्टेटमेंट के फॉर्म में इस बात को, यदि स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी बात को हमें क्या करना हो, एक्सप्लेन करना हो स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे कि एट एनी बॉडी चार्ज ऑलवेज फाउंड in form of E or 2E or 3E or any, that means we can say that the charge exists on a body in form of Q equal to ne, ठीक है ना। तो ne के फॉर्म में ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। अरे भाई समझ लो, E के टेबल के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन उस पर होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, इसी तरह 5 होगा, 1 लाख होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस बॉडी पर हम कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.5 e होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। कभी मैं ये नहीं कह सकता कि 4.5 e होगा, ठीक है ना। कुछ भी पॉइंट में हो ही नहीं सकता। जब होगा तो एक मल्टीपल इंटीजर होगा, एक मल्टीपल इंटीजर फॉर्म होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज exist on a body in form of multiple integral of E, multiple integral of E। I think लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ज हमेशा इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, अब आपकी बात आती है तीसरा प्रॉपर्टीज जो होता है चार्ज का, वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। अच्छा ये बताओ, चार्ज को कौन बनाया, क्या हमने बनाया या गॉड ने बनाया। भाई ऑब्वियसली हमको पता है कि चार्ज मैटर किसी चीज को हम बनाते नहीं है, हम तो बस ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है ना। ना तो हमने एटम को बनाया है, एटम हम बना नहीं सकते। तो जब हम एटम नहीं बना सकते, ठीक है, हम एटम को नहीं बना सकते ना, तो एटम नहीं बना सकते तो चार्ज भी नहीं बना सकते। तो चार्ज कहाँ होता है, प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आपको पता है कि प्रोटॉन को 2 प्रॉपर्टी मिली हुई है गॉड की तरफ से, एक मास और एक चार्ज, ठीक है ना। भगवान ने इनको 2 प्रॉपर्टी दिया है, इलेक्ट्रॉन को भी 2 प्रॉपर्टी दिया है, एक मास और दूसरा चार्ज का, ठीक है ना।
इसी तरह न्यूट्रॉन को एक प्रॉपर्टी मिला है केवल मास का, इसको चार्ज नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो ये बात आप समझ गए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज हम बना नहीं सकते, चार्ज हम बना नहीं सकते, ना चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं, दैट मींस वी कैन नॉट क्रिएट ऑफ द चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। हम चार्ज को केवल क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर करने के तरीके आगे हम पढ़ेंगे, हाउ टू चार्ज हम एनी बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग में सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम केवल चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, और चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए होता क्या, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा। यदि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसके साथ चार्ज भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो चार्ज को हम बना नहीं सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। अब बेटा एक और प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट करती है, एक और प्रॉपर्टीज, ये तो एनसीईआरटी में 3 प्रॉपर्टीज आपसे दिया हुआ है, बट कुछ चीजें और जान लो आप एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। और एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज के पास, क्या डिफरेंट है चार्ज का और मास का। आप ये जानते हो, आगे आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है कि कैपिटल जी m1 m2 by r स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में क्या है, ये फोर्स भी मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों फोर्सेस इस प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मास में और चार्ज में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इसमें। तो बेटा मास जो होता है आप जानते हो, तो यूनिट अगर आप जानते हो, मास की यूनिट केजी होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होता है। एक तो ये डिफरेंस है। जो इसका मेन डिफरेंस है कि मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, मास इज द वैल्यू, मास क्या होता है, वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, तो आइंस्टीन का एक थियरी है रिलेटिविटी की, उसके हिसाब से मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है। यदि कोई बॉडी v वेलोसिटी से मोशन करे, कोई बॉडी यदि मास बॉडी v वेलोसिटी से मोशन करे, तो उसका मास इस फॉर्मूले m0/√1 माइनस v²/c² के हिसाब से वेरी कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मास जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ये मास भी इंक्रीज करेगा। m0 को कहते हैं रेस्ट मास, इसको बेटा क्या बोलते हैं, रेस्ट मास, ठीक है ना। और ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल मास, ठीक है ना। डायनेमिक मास, ये कौन सा मास हो गया, डायनेमिक मास, ठीक है ना। क्योंकि कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेस्ट मास ये है, डायनेमिक मास ये है। ये बात समझ में आ रही। जैसे थोड़ा सा एक सिंपल बात समझो कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो किस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे बढ़ रहा है। सोचो कि किसी बॉडी का वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बाई 2 है, बॉडी के वेलोसिटी के बाई 2 है। तो जब बाई 2 है तो इस फार्मूले में मान लो उस बॉडी का मास 2 kg है, उस बॉडी की मास क्या है 2 kg। तो जब 2 kg उसका मास है तो हम इस फार्मूले में रखते हैं, जब रेस्ट में था तो 2 kg का था। अब वो इस वेलोसिटी से चलने लगा तो उसका मास क्या हो गया, तो इस फार्मूले के हिसाब से 2/√1 माइनस, ठीक है ना, c/2/c स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस c²/4 में c² से c² कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 क्या हो गया बेटा, ये 4 बचा, तो 4 माइनस 1/4, ठीक है। 4 चला गया ऊपर, इसका स्क्वायर रूट निकल के ऊपर जाएगा, तो 2 × 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा √3। क्लियर है। तो यदि हम इसको, पहले इसका मास कितना था 2 kg, अब इसका मास कितना है, ये 4/√3, √3 की वैल्यू 1.732 होता है। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इट इज विल बिकम द मोर देन, ये क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन 2 आएगा ना, 2 से ज्यादा आने वाला है ये डिवाइड, ठीक है। तो इसका मतलब मास इंक्रीज कर गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इस फार्मूले से कि किसी बॉडी का यदि हम क्या करें, मास को
वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉडी का मास भी बढ़ता जाएगा। ये आइंस्टीन की थ्योरी बताती है, ठीक है। तो इट इज द मेन डिफरेंस ऑफ द चार्ज एंड मास। बट किसी बॉडी की चार्ज, यदि कोई क्यू कूलम का चार्ज बॉडी, यदि किसी बॉडी का चार्ज क्यू है और इसको v वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर दिया जाए, v वेलोसिटी से ये मूव करने लगे, तो क्या चार्ज भी बढ़ जाएगा? नो, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। यदि हम किसी चार्ज को यदि मूव कराएं तो उसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। ऐसा होता तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, इसका भी चार्ज बढ़ जाता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम नहीं रहता। तो वेलोसिटी के साथ चार्ज तो नहीं बढ़ता, लेकिन वेलोसिटी के साथ मास बढ़ता है, मास इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। इट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द मास एंड चार्ज। It is a conserved quantity, but it is the variant quantity. Clear? Thank you. Have a nice day.